महाराष्ट्र के धाराशिव में गरजे पीएम मोदी चुनावी सभा को किया संबोधित। इंडी गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। ममता के गढ़ में सीएम योगी की चुनावी हुंकार। बोले टीएमसी अपराधियों को देती है संरक्षण। पश्चिम बंगाल को हिंदू विहीन करने की साजिश। कानपुर में पीएम मोदी का पहला रोड शो 4 मई को करेंगे रोड शो। गुमटी गुरुद्वारे से फजलगंज तक रोड शो। सीएम योगी रहेंगे मौजूद। 2 मई को गृहमंत्री अमित शाह की सीतापुर में रैली। अल्पसंख्यक बहुल लहरपुर में विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रैली को लेकर तैयारियां तेज। अमेठी और रायबरेली पर अंतिम फैसला लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। दिल्ली पर टिकी सबकी निगाहें। राहुल प्रियंका समेत रॉबर्ट रेस में। यूपी के अमेठी में कांग्रेसियों ने दिया धरना। राहुल या फिर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की मांग। जिलाध्यक्ष भी धरने पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। यूपी के अमेठी और रायबरेली सीट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें कि लगातार सस्पेंस अभी भी बरकरार है इन दोनों सीटों पर। उससे पहले यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे। असंतुष्ट हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आनंद शर्मा उम्मीदवार बनाए गए हैं। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सतपाल रायजादा को टिकट दिया गया है। मुंबई नॉर्थ से भूषण पाटिल को मिला है टिकट। यूपी की अमेठी और रायबरेली में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इस लिस्ट में भी अमेठी और रायबरेली में कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस के उम्मीदवारों की एक और सूची जारी हुई है। गुरुग्राम से राज बब्बर को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। असंतुष्ट नेता आनंद शर्मा को भी मैदान में उतारा गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आनंद शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सतपाल रायजादा को टिकट दी गई है। तो कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की है। मुंबई नॉर्थ से भूषण पाटिल को टिकट दिया गया है। यूपी के अमेठी और रायबरेली सीट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इस वक्त की अहम खबर, कांग्रेस के उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। तो कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली से यह बड़ी खबर, कांग्रेस के उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की गई है। आपको बता दें, गुरुग्राम से राज बब्बर को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। असंतुष्ट नेता आनंद शर्मा को भी कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आनंद शर्मा उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सतपाल रायजादा को उम्मीदवार बनाया गया है। नॉर्थ मुंबई से भूषण पाटिल को टिकट मिला है। और हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपसे इस पर अहम जानकारी लेंगे। दिल्ली से कांग्रेस की यह नई लिस्ट जारी हुई है। इसमें जो नाराज नेता चल रहे थे आनंद शर्मा, उनको कांगड़ा से, हिमाचल के कांगड़ा से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं हाशिए पर जा चुके राज बब्बर को भी गुरुग्राम से प्रत्याशी बनाया गया है। क्या कुछ अहम अपडेट है अखिलेश जी? चुनाव लड़ना चाहते थे, उन लोकसभा चुनाव लड़ने वालों की जो टिकट मांगने के वाली प्रदेश के उनमें कुछ ऐसे नेता थे जो काफी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वो नाराज चल रहे थे। और नाराज होने की वजह से कांग्रेस को भी लगातार अंदर खाने दबाव बना हुआ था कि इन कांग्रेस के नेताओं को कहां पर टिकट दिया जाए और कैसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। इनमें एक सबसे बड़ा नाम था कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है राज बब्बर का था। ये भी चुनाव लड़ना चाहते थे। इनको
हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा सीट से राजगोपाल को कांग्रेस ने सीट देके एडजस्ट करने की कोशिश की और वहां पर ये चुनावी लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कड़ी बनाने की कोशिश भी की गई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मनमोहन सरकार में मंत्री रहे आनंद शर्मा को भी कांग्रेस ने कांगड़ा सीट पर लोकसभा की टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। इससे हिमाचल में भी जो राजनीतिक गुटबाजी चल रही थी कांग्रेस के अंदर, उसमें भी काफी साधने का काम किया है और आनंद शर्मा के चुनाव में उतरने से भी वहां पर कांगड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा को बड़ी टिकट मिलने की उम्मीद है। वहीं अगर देखा जाए हिमाचल के हमीरपुर की सीट से भी सतपाल राज यादव को भी टिकट दिया गया है। सतपाल राज यादव भी वहां के कांग्रेस के एक दमदार कैंडिडेट के तौर पर गिने जाते थे और अंदर खाने वो काफी दिनों से टिकट मांग रहे थे कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना भी चाहते थे और इसको लेकर भी कांग्रेस पर काफी दबाव था। तो कांग्रेस ने सतपाल राज यादव को भी हमीरपुर से टिकट देकर एडजस्ट करें, जबकि आपको पता है कि हिमाचल की हमीरपुर सीट भी बीजेपी की तरफ से भी हाई प्रोफाइल सीट में गिनी जाती है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल के बेटे और केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ से चुनाव लड़ा करते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर भी एक बड़े कद्दावर नेता है, उनकी हिमाचल में बड़ी पकड़ है और वो उनके पिता का भी अच्छा नाम है, इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस ने एक कड़ी टक्कर देने की कोशिश की है कि किस प्रकार सतपाल को हमीरपुर में अनुराग ठाकुर के सामने टिकट देकर मैदान में उतारा। वहीं मुंबई नॉर्थ से भूषण पाटिल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। ये भी कांग्रेस के काफी दबाव था कि यहाँ पे इनको टिकट मिलना चाहिए था और लगातार दबाव होने के बाद भी कांग्रेस ने इनको टिकट दिया। वहीं सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस की टिकटों के बंटवारे में चल रहा था कि अमेठी और रायबरेली उत्तर प्रदेश में उम्मीद की जा रही थी कि कुछ सस्पेंस जो बना हुआ है वो खत्म होगा, लेकिन इस कांग्रेस की लिस्ट जारी होने भी है अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। तो फिलहाल कांग्रेस की जो नई सूची जारी हुई है इस लिस्ट में जिन कांग्रेस के बड़े नेताओं को टिकट दिया गया है, कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है, उससे दिलचस्प मुकाबला बन सकता है। निश्चित रूप से अखिलेश सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम आंकड़ों को बताने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि असंतुष्ट नेता आनंद शर्मा को मैदान में उतारा गया है, हिमाचल की कांगड़ा सीट से उनको उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि राज बब्बर को गुरुग्राम से प्रत्याशी बनाया गया है। तो अमेठी और रायबरेली पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। मुंबई नॉर्थ से भूषण पाटिल को टिकट दिया गया है। यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली का रण सजा हुआ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा यहां जोर शोर से उठाया जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सहानुभूति बटोरने की रणनीति पर भी आम आदमी पार्टी काम कर रही है। इस बीच ट्रांसजेंडर समुदाय ने आपके समर्थन में प्रदर्शन कर केजरीवाल सरकार के काम गिनाए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। ट्रांसजेंडर समुदाय का एक ग्रुप सोमवार सुबह आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में दिल्ली गेट इलाके के एक चौराहे पर हाथों में तख्तियां लिए दिखा, जिस पर लिखा था जेल का जवाब वोट से। हम सब लोग दिल्ली से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ये वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे काम करना चाहते हैं। केंद्र में बैठी हुई शासन क्या चाहती है कि ट्रांसजेंडर्स लोग के हित के कार्य जो हो रहे हैं वो रोक दिए जाए। अभी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार ने हमारे लिए बस में फ्री सुविधा दी है और इस तरीके के बहुत सारे और काम जो है होने हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा करने की मांग की। इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बहुत काम किया है। हमारे दिल्ली का जो मतलब कहते हैं ना, जो हमारे राजधानी है, हमारे दिल्ली प्रदेश, उसके अंदर आज तक ट्रांसजेंडर विंग नहीं बन पाया, लेकिन उसकी शुरुआत किसने करी? हमारे सीएम केजरीवाल जी ने। क्यों आज से पहले क्या हम ट्रांसजेंडर नहीं थे? कईयों 100 सालों से मेरी ट्रांसजेंडर समुदाय आगे चल रही है हर चीज में। हम 2.5 से 3 लाख ट्रांसजेंडर हैं जो पूरे दिल्ली शहर में हैं।
एएपी विधायक ने दावा किया कि बीजेपी देश का संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 2024 का आम चुनाव हारेगी। इस समय हम लोग आम आदमी पार्टी के ट्रांसजेंडर विंग के साथ, ट्रांसजेंडर तबके के साथ चौराहे पे खड़े हैं दिल्ली गेट के पास। जेल का जवाब वोट कैंपेन के तहत देश और दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी की साजिशों को समझ चुके हैं। संविधान को बदलने की साजिश हो, चाहे आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो, हर एक साजिश के साथ भाजपा बेनकाब हो चुकी है। और पिछले 2 चरणों के चुनाव से संदेश साफ कहें पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव हार रही है। केजरीवाल को 21 मार्च को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। वो 7 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर आम चुनाव के छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे बाटा चौक पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत कमर्शियल वाहन चालकों को लाइन चेंज के प्रति जागरूक किया गया है। वहीं कई वाहनों के चालान भी किए गए। फरीदाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे स्थित बाटा चौक में सड़क पर लाइन चेंज करने के नियमों के बारे में वाहन चालकों को जागरूक किया गया। हाईवे पर कौन सा वाहन किस लेन में चलेगा, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस तरह के विशेष अभियान आला अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जाते हैं। इसी के तहत आज कमर्शियल वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए लाइन चेंज अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जहां उन्हें जागरूक किया गया है, वहीं नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान भी किए गए हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि सड़क पर चलते हुए यातायात के नियमों का जरूर पालन करें, ताकि आप अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच सकें। चालान तो ट्रैफिक के हम अफसर बाला के आदेश से ही करते हैं। जो आज एक विशेष अभियान था लाइन चेंज का, लाइन चेंज का चालान करने से ट्रैफिक दुर्घटनाएं कम होती है और ड्राइवर अपने लाइन में चलते हैं, जो समय समय पर इनके चालान करे जाते हैं। कितनी गाड़ियों के चालान किए जाएंगे और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा? ट्रैफिक जागरूक तो ट्रैफिक पुलिस समय समय पर करती ही रहती है। जिस भी तरह के जो चालान करते हैं उसी का हम पहले जागरूक करते हैं, उसके बाद में अभियान छेड़ते हैं चालान करने का। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो ट्रैफिक के नियमों को नहीं मानते और ट्रैफिक के नियमों को नहीं मानते? उसके लिए पुलिस कार्रवाई करती है, चालान करती है समय समय पर। कदे ब्रेक फिल्म का, सीट बेल्ट का, लाइन चेंज का, मोबाइल यूज का, सभी तरह के चालान करते रहते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद के डीजीएसजी स्कूल का मामला है, जहां पर आज से खेल प्रतियोगिता का आगाज हुआ है। इस खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन फरीदाबाद की डीसीपी एनआईटी जसलीन कौर ने किया और दीपक जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर उनके साथ स्कूल के एचआर हेड गिरीश वीर को की अगर माने तो डीपीएसजी ग्रुप के स्कूलों में आज खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 4000 विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। एनआईटी जसलीन कौर की अगर माने तो खेलों से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को खेलों में भी रुचि दिखानी चाहिए। स्कूल के प्रिंसिपल माया विजयन की माने तो उनका स्कूल समय समय पर इस तरह के खेलों का आयोजन करता रहता है। हाँ सर, आज कार्यक्रम था डीपीएसजी कप का ओपनिंग सेरेमनी, जिसमें 4000 से ज़्यादा बच्चे अलग अलग विभिन्न कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर चेस, टेबल टेनिस और क्रिकेट। आज आज है केवल आज ये 3 ही खेल है या फिर रेगुलर जो एक सप्ताह का है उसमें भी यही रहने है? हमारे 8 स्कूल हैं सर, 8 स्कूल अलग अलग गेम्स करवा रहे हैं। हमने ये 3 गेम्स चूज़ करे हैं, तो ये पूरे हफ्ते का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हम लोग आज चेस और टेबल टेनिस 2 दिन चलेगा, बाकी हमारे क्रिकेट के नॉकआउट मैचेस हैं। हमारे स्कूल में डीपीएसजी कप का 2nd एडिशन हो रहा है। ये एक नेशनल लेवल इवेंट है और हमारा फोकस है, जो हमारा पूरा फोकस इस सोसाइटी का, डीपीएसजी सोसाइटी का है कि जो खेल है उसको प्रोत्साहितता देनी है पूरी देश के लेवल पे। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इस टाइम हम कर रहे हैं और करीबन 200 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। और हमारा यही मानना है कि आज की डेट में जो हम बात करते हैं बच्चे जो मोबाइल फ़ोन और आईपैड और लैपटॉप और टीवी, इन सब चीज़ों में
सोशल मीडिया वगैरह में इसमें ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं, तो फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे आज डीपीएसजी स्कूल में जो डीपीएसजी कप 2024 है उसकी ओपनिंग सेरेमनी में मैं आई थी एज चीफ गेस्ट, और यहाँ पे स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया और उनसे डिस्कस किया कि कैसे जो स्पोर्ट्स हैं वो हारने या जीतने का मैटर नहीं है, बल्कि ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना इम्पॉर्टेंट है और अपने जो टैलेंट है उसको रियलाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है, और इट इज़ अ मैटर ऑफ लर्निंग। क्या संदेश दिया है आपने बच्चों को खेल के लिए? बच्चों को यही संदेश दिया है कि वो ये जो डीपीएसजी कप है इसमें ट्रू स्पोर्ट्समैन की तरह खेलें, टीम एज अ टीम, और साथ ही में अपना जो उनका टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, उसको रियलाइज़ करते हुए एक बेहतरीन जो कमराडरी है उसके साथ इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। तीसरे चरण से पहले झूठ का मुद्दा अब जोर पकड़ रहा है। इस पर अनुराग ठाकुर वर्सेस तेजस्वी यादव का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पर वोटरों को डराने, कंफ्यूज करने का आरोप है। तेजस्वी का कहना है कि बीजेपी के झूठ के पहाड़ को गिराने में बिहारी मदद करेंगे। ये रिपोर्ट है, आप देखिए इसके माध्यम से। आम चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक चुनावी रैली में अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस वोटरों को डराने और कंफ्यूज करने का काम कर रही है। अनुराग ठाकुर के मुताबिक शुरुआती 2 चरणों में वोट न मिलने की वजह से कांग्रेस ऐसा कर रही है। झूठ बोलने के नए रिकॉर्ड कांग्रेस बना रही है। अब कितना और कांग्रेस गिरेगी कि जब जनता आशीर्वाद और वोट नहीं दे रही तो भय और भ्रम फैला रहे हैं। एक और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं तो दूसरी ओर अनुसूचित जाति वर्ग में भय और भ्रम फैला रहे हैं। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार के लोग बीजेपी के झूठ के पहाड़ को गिराने में मदद करेंगे। मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी इतना बढ़िया झूठ बोले कि गोबरों के हलवा बना करके पड़ोते हैं। इनके बात पर विश्वास न करेंगे, इन पर विश्वास नहीं करता है, कोई नहीं करता है। इस बार जो जुमला का पहाड़ बनाया है मोदी जी, इसको बिहार की जनता ढाने का काम करेगी। तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाने हैं। उससे पहले चुनाव प्रचार में झूठ का मुद्दा खूब गर्मा रहा है। अब रुक करते हैं देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की कमान संभाल रहे उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की है। बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और जनहित के मुद्दे पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव दूसरा चरण पूरा हो चुका है। ऐसे में चुनाव संयोजक और उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र जी हमारे साथ में हैं। सर, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, कैसे देख रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव? देखिए, पहली बार दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी है, वनवासी है, गिरवासी है, ऐसे पिछड़े हैं, मूसर है, बनटांगियाँ है, थारू है, जिसको गरीब कल्याण योजनाओं को डायरेक्ट लाभ मिला है। 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं है। पहले इनकी योजनाओं को लोग लूट लेते थे सपा बसपा शासन। सभी गरीबों के पास संपूर्ण योजना पहुंची। यानी आज सभी का अपना करोड़ों लोगों का पक्का मकान है। आज अपना करोड़ों लोगों का शौचालय, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन, नल का कनेक्शन है, और 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड है। अब तो सभी का हो जाएगा। सभी 70+ के सभी लोगों का आयुष्मान का कार्ड होगा। आज मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता के आधार पर हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम एक तरफा जीतेंगे। और जनता जनार्दन का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का परिश्रम की पराकाष्ठा, बीजेपी में अद्भुत कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता, उसके आधार पर हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे।
समाजवादी पार्टी अभी तक पूरे अपने उम्मीदवारों पे भी संशय बनाए रखी, कहीं उम्मीदवार उतारती है फिर बदलती है, फिर आज भी वही स्टेप चल रहा है लगातार। क्या है, ये सब अधिकांश वंशवाद की पार्टियां हैं, परिवारवाद की पार्टियां हैं, इसलिए अब कार्यकर्ताओं का भरोसा इनके ऊपर से उठ गया है, इनके कार्यकर्ताओं का। और वो भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर लोग जुड़े, लोगों को आशा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। इसलिए न कांग्रेस न सपा बसपा सभी को लोगों ने नकार दिया है। आदरणीय मोदी जी के प्रति विश्वास है और गरीबों का भी विश्वास है, आदरणीय योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। इसलिए है एक तरफा हम उत्तर प्रदेश में सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में 17 सीटें पाने वाली कांग्रेस अब तक रायबरेली और अमेठी अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई है, 2 दिन बचे हुए हैं। देखिए वह क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन रायबरेली अमेठी हम जीतेंगे और एक तरफा जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है इस बार लोकसभा चुनाव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 नारे के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। तो देश के बाद में अगली खबर बदायूं से है, जहां भाजपा क्षत्रिय समाज की नाराजगी को दूर करने में जुट गई है। हालांकि भाजपा ने आचार संहिता उल्लंघन से बचने के लिए क्षत्रिय सम्मेलन को प्रबुद्ध सम्मेलन का नाम दिया है, ताकि विपक्षियों के विरोध से भी बचा जा सके। इतना ही नहीं, कई जगहों पर बिना बैनर लगाए ही सम्मेलन किए जा रहे हैं। दादागंज के विधायक राजीव कुमार सिंह और बब्बू भैया की मौजूदगी में क्षत्रिय सम्मेलन किया गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साके के पक्ष में मतदान करने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन में भाजपा जिला प्रभारी MLC महाराज सिंह व केंद्रीय मंत्री BL वर्मा भी मौजूद रहे। नहीं, हम क्षत्रिय समाज की बात ही नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी तो सर्व समाज की पार्टी है, सबको साथ लेके चल रही है। ये तो हमारे लोगों का उत्साह है कि हम सब लोग, हमारा समाज कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रवाद के साथ तो दुर्विजय साके के साथ खड़ा है। सर, क्या माना जाए इस तरह के सम्मेलन हो रहे हैं? नहीं, सम्मेलन नहीं, ये तो समर्थन देने की, हमारा उत्साह देखने की बात है। भाई चुनाव में सब लोग जाते हैं अपने आप, कोई किसी ने कोई आयोजन नहीं किया है, कोई प्रायोजन नहीं किया है। यहाँ के लोगों ने अपनी मांग की थी, प्रत्याशी जी आए, आदरणीय महाराज सिंह जी आए, उमेश जी आए, सब लोग मिलकर राष्ट्रवाद के लिए और दुर्विजय शाह के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। क्या माना जाए क्षत्रिय समाज को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाराजगी दूर करने? कोई नाराजगी नहीं है, दूर करने की बात तो तब होगी जब भाई नहीं, ये तो आप लोग और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो खामा बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय राजनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर एक एक प्रत्याशी के साथ खड़ा है और एक एक वोट हमारा 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है अब राष्ट्रवाद को मजबूत और किया जाएगा? नहीं, राष्ट्रवाद हमारा मजबूत है और हम अपने नेताओं के नेतृत्व में हम मजबूती करने का काम करेंगे। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी, बीजेपी पार्टी लगातार बदायूं दमखम दिखा रही हैं। वहीं अगर माना जाए तो बदायूं क्षत्रिय समाज की नाराजगी लगातार जारी है। अगर हम बात करें आंवला की या बदायूं की या बिलसी की या बिसौली की, लगातार क्षत्रियों की नाराजगी जाहिर है और वो जाहिर कर भी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आंवला से लेकर बदायूं तक दादागंज क्षेत्रीय विधायक जो हैं राजीव कुमार सिंह, उनको साथ लेकर आए थे और क्षत्रियों को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया था। हमारे साथ आज क्षत्रिय महासभा के लोग मौजूद हैं, यहाँ पर आयोजक हैं, हमारे साथ बात करने की कोशिश करेंगे हम और जानेंगे कि इनकी जो नाराजगी थी क्या कारण था और अब जो है इनकी नाराजगी खत्म हो पाई या नहीं हो पाई है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। आज यहाँ पर क्षत्रिय सम्मेलन हुआ है और मुख्य अतिथि के तौर पर दादागंज विधायक राजीव कुमार सिंह आए थे। क्या कहा और क्या निर्णय हुआ? अब क्या भाजपा को वोट करेंगे आप? वोट बिल्कुल भाजपा को करेंगे। और हमारे विधायक जी आए थे दादागंज से। यहाँ पर लोकल में ये समस्या है कि अगर किसी हमारे क्षत्रिय बंधु की बाइक पकड़ जाए या कोई और छोटा मोटा कारण बन जाए जिसमें हमारे क्षत्रिय समाज की गलती ना हो, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। प्रशासन से हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। योगी जी, मोदी जी ऊपर से बराबर पेच खींच रहे हैं, लेकिन नीचे धरातल पर प्रशासन दुरुस्त नहीं है। इससे पहले दबतोरी में क्षत्रिय सम्मेलन होना था, क्या बात हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। दबतोरी का जो सम्मेलन था वो कुछ चुनिंदा लोगों ने जानबूझकर उसको ऐसा कारण बना लिया। कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की कुछ योजनाएं थी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी भेदभाव कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सर्व समाज की पार्टी है, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और क्षत्रियों का भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा सम्मान शायद कभी ना हुआ ना होगा। हमारे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री क्षत्रिय बैठे हुए हैं, इससे बड़ा हमारे लिए सम्मान क्या होगा? सबसे ज्यादा ये थे हमारे साथ क्षत्रिय समाज के लोग। लगातार नाराजगी जाहिर थी, लेकिन आज यहाँ पर दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया आए थे, जिन्होंने वो नाराजगी दूर की है और सभी शर्तें मानते हुए क्षत्रिय महासभा ने उनका
साथ देने का वादा किया। रितेश चौहान के लिए बताएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के कौशाम्बी जिले की शान एथलेटिक्स सुनीता सरोज ने दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 5000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का और जनपद का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि कौशाम्बी जिले की बेटी सुनीता सरोज ने दुबई में हुए इंटरनेशनल एथलीट प्रतियोगिता में 5000 मीटर की प्रतियोगिता में 32 देश के खिलाड़ियों के साथ हुई एथलीट प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। ब्रॉन्ज जीतकर घर लौटने पर कोच व परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपको बता दें परिजनों ने बेटी सरोज के आंखों में खुशी के आंसू फूट पड़े बेटी को देखकर परिजनों के। वहीं लोगों ने सुनीता का जोरदार स्वागत किया। सुनीता ने इसके पहले भी 2022 में अंडर 18 में कुवैत में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ से जीत के आई हूँ ब्राउन्स मेडल और अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे मेरा स्वागत हुआ कौशाम्बी में। अच्छा, तो आगे क्या तैयारी रहेगी आपकी? गोल्ड कब तक उम्मीद है, कब तक लाएंगी आप गोल्ड? गोल्ड अभी 2026 में सीनियर का वर्ल्ड होगा, वर्ल्ड कप, उसकी तैयारी करूंगी। वहाँ गोल्ड लाना है। आपके अलावा अन्य और देश के लोग रहे होंगे, तो उन लोगों से आप मिली तो क्या कुछ सीखने को मिला? तो एक मेरे में जो फर्स्ट थी वो चाइना की लड़की थी, बहुत अच्छी थी, तो मैं भी सोची हूँ कि वैसा ही दौड़ूंगी। वो बहुत अच्छा दौड़ी, गोल्ड था उसका। 2022 में भी आपने सिल्वर मेडल जीता था और इस बार कांस्य मेडल, तो ये श्रेय किसको देना चाहती हैं आप? मैं अपने मम्मी पापा, कोच को और हमारे यहाँ कौशाम्बी के सपोर्ट सर बहुत करते थे। डॉक्टर केशवानी सर हैं और नगर पालिका के सर हैं, हमारे एडिशनल सर हैं। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद इसकी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बीच पीलीभीत से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर पीलीभीत से सामने आ रही है। पीलीभीत से इस वक्त की अहम खबर, शादी में शामिल होने जा रही इनोवा कार पलटी है। पीलीभीत से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हादसे में 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई है। तो इस वक्त की अहम खबर पीलीभीत से, बारातियों में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। 3 महिलाओं की दुखद मौत हुई है। कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के घनारा घाट जंगल की यह पूरी घटना है। तो पीलीभीत से इस वक्त की अहम खबर, शादी में शामिल होने जा रही इनोवा कार पलटी है। इस दुर्घटना में 3 महिलाओं की मौत हुई है। हादसे में 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई है। इस वक्त की यह अहम खबर पीलीभीत से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बारातियों में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। पीलीभीत से यह अहम खबर, कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के घनारा घाट जंगल की यह पूरी घटना है, जहां 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई है। शादी में शामिल होने जा रही इनोवा कार पलटी है और इस दुर्घटना में 3 महिलाओं की दुखद मौत हुई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें बारातियों में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। राहुल शर्मा हमारे संवाददाता पीलीभीत से जुड़ गए हैं। राहुल, ये दुखद घटना सामने आई है जिसमें 3 महिलाओं की दुखद मौत हुई है, क्या है पूरा मामला, कैसे दुर्घटना घटित हुई है? जी, आपको बताना चाहेंगे, इस सितारगंज से शक्ति फार्म से इनोवा कार आ रही थी। धारा घाट के जंगल में स्कूटरी को बचाने के चक्कर अंतरित होकर कार पेड़ में जा टकराई, जहां पर 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है और 7 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने सबको पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि परिवार वालों को सूचना मिलते ही परिवार वालों को कोहराम मच गया। इस घटना से क्षेत्र में बहुत ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। राहुल, घायलों की हालत कैसी है? मृतकों का आंकड़ा क्या और बढ़ सकता है? जी, हालत तो बहुत ज्यादा गंभीर है और सीएचसी पूरनपुर से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। राहुल, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पीलीभीत से अहम खबर, इनोवा कार पलटने से 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये सभी बाराती जिनकी दुर्घटना में 3 महिलाओं की मौत हुई है और आधा दर्जन बारातियों की दुर्घटना में ये बाराती घायल हुए हैं। तो कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के घनारा घाट जंगल की ये पूरी घटना है। बारात में शामिल होने जा रही इनोवा कार पलटी है और इस इनोवा में दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई है।
अगली खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां द किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड ने वर्तमान पेराई सत्र 2023-24 में बकाया गन्ना मूल्य में किसानों को 5 करोड़ भुगतान कर दिया है, जिससे किसानों के चेहरों पर भारी खुशी दिखाई दे रही है। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता से बातचीत में मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह व मुख्य लेखाकार मेवालाल पासी ने बताया कि 19 मार्च 2024 तक खरीदे गए गन्ने का 44 करोड़ 47 लाख रुपए किसानों को भुगतान किया जा चुका है। बाकी बचे गन्ने का मूल्य शीघ्र भुगतान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान पेराई सत्र में मिल ने पिछले पेराई सत्र की अपेक्षा लगभग 4 करोड़ रुपए मूल्य की 11,000 कुंटल से अधिक चीनी का उत्पादन कर उपलब्धि हासिल की है तथा वर्तमान पेराई सत्र में गत वर्ष की अपेक्षा चीनी की अधिक रिकवरी प्राप्त कर एक विशेष रिकॉर्ड भी कायम किया गया है। 2023-24 में 13,01,000 कुंटल गन्ने की खरीद की गई है, जिसका गन्ना मूल्य भुगतान 47 करोड़ 98 लाख रुपए बनता है। इसमें से लगभग 44 करोड़ 47 लाख रुपए गन्ने का भुगतान किया जा चुका है, जो 19 मार्च 2024 तक का है। आज आपने भुगतान किया है 5 करोड़, तो आज कितना किया है? आज 5 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया। कब तक का हो गया भुगतान टोटल? 19 मार्च 2024 तक का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है। बकाया कितना रह गया है अभी? बकाया 3 करोड़ 51 लाख रुपए गन्ने मूल्य भुगतान अभी और शेष है। इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए चीनी बिक्री करके जो भी मार्जिन मनी प्राप्त होगी उससे भुगतान किसानों को किया जाएगा। किसानों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं गन्ना किसानों को? किसानों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो बसंतकालीन बुआई अभी भी चल रही है, तो किसान उच्च गुणवत्ता का गन्ना बो करके अच्छे क्षेत्र में बुआई करे, जिससे चीनी मिल को पर्याप्त मात्रा में गन्ने की प्राप्ति हो और अच्छी चीनी रिकवरी प्राप्त, जिससे चीनी मिल की लाभ में वृद्धि हो। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से, जहां बहराइच के थाना रामगांव इलाके के खरशाह मोहम्मदपुर गांव निवासी 10 वर्षीय अमित उस वक्त हादसे का शिकार हो गया जब उसने गलती से खेत में गेहूं की कटाई कर रहे थ्रेसर मशीन को छू लिया, जिसकी चपेट में आने से मासूम का हाथ कटकर अलग हो गया। परिजनों द्वारा गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए बहराइच के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। डॉक्टर द्वारा उसे प्राथमिक उपचार देकर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। अमित की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। अमित का थ्रेसर चलत था, तो वह में हाथ लगाए कि नहीं बस कट गया। थ्रेसर को हूँ दामत ना। ये कौन है तुम्हारा? ये पोता है। पोता है, क्या कर रहा था ये को हूँ दाम थ्रेसर चल रहा है, वह में हम बाज गए, हाथ फंस गया, कट गया। पूरा हाथ कट गया? पूरा हाथ अलग। कहाँ का मामला है ये? खरसाह मोहम्मद थाना रामगांव। अमित नाम का एक बच्चा आया है हमारे पास, तकरीबन 10 साल उम्र है उसकी, और थाना रामगांव क्षेत्र की घटना है बताई जा रही है। ये वहाँ से आया है, उसका एक हाथ कटा हुआ है, अपर आर्म राइट साइड, वो उसका कटा हुआ है। घर वालों का कहना है कि प्रेशर में हाथ जाने से ऐसी घटना हुई है। अब कैसी स्थिति है बच्चे की? क्या स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसको लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। अगली खबर लखनऊ से, जहां हाईकोर्ट ने नगर निगम को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मासूम की मौत के मामले में जवाब दाखिल करने के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। मैनहोल से गिरकर हुई थी 8 वर्षीय बच्चे की मौत। 31 मई को होगी मामले की सुनवाई। जस्टिस राजन रॉय ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने आदेश दिया है। तो लखनऊ से अहम खबर, मैनहोल में गिरकर बच्चे की मौत हुई थी। 31 मई को होगी अब मामले की अगली सुनवाई। अगली खबर ललितपुर से है, जहां ट्रक और बाइक की भिड़ंत हुई है, जिसमें जीजा एवं साले सवार थे। घायल अवस्था में दोनों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। उपचार के दौरान साले की मौत हुई है, जबकि जीजा को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 बीघा महर्रा की ये पूरी घटना है। तो ललितपुर से यह अहम खबर, उपचार के दौरान साले की मौत हुई है, जबकि जीजा को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ललितपुर से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सदर कोतवाली के नेशनल हाईवे 44 बीघा महर्रा की पूरी घटना है। ट्रक और बाइक की भिड़ंत हुई है। बाइक सवार जीजा और साले गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
दोनों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सालिक को मृत घोषित कर दिया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बहराइच से, जहां आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने से कई घर जलकर खाक हुए। अज्ञात कारणों से लगी आग से हड़कंप मच गया। आग फैलते देख ग्रामीणों ने सूझबूझ से काम लिया और आग बुझाने में ग्रामीण जुट गए। कोतवाली इलाके के धरसवा का ये पूरा मामला है। तो आग फैलते देख ग्रामीण आग बुझाने में जुट गए और बमुश्किल ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। कोतवाली इलाके के धरसवा का यह पूरा मामला है। बहराइच से यह अहम खबर। आग लगने से कई घर जलकर राख हुए हैं। अज्ञात कारणों से लगी आग से हड़कंप मच गया। आग फैलते देख ग्रामीण आग बुझाने में जुट गए और बमुश्किल घंटों के प्रयास के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। बहराइच से इस वक्त की अहम खबर। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार व प्रशिक्षु IAS महेंद्र सिंह द्वारा संयुक्त रूप से फतेहगढ़ स्थित जिला कारागार व केंद्रीय कारागार का मासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा सर्वप्रथम जेल अस्पताल में भर्ती कैदी बंदियों की समस्याएं सुनी गई। उनकी बीमारी और उनको मिल रहे उपचार सुविधाओं के बारे में जेल के डॉक्टर विजय अनुरागी से जानकारी ली गई। कारागार अधीक्षक ने बताया कि सभी कैदियों की अपील माननीय उच्च न्यायालय में की जा चुकी है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित चंद्रा प्रीमियर लीग CPL 2.0 में पूल ए का चौथा मैच GMD नोएडा वर्सेस स्पार्क लखनऊ के बीच खेला गया। इस मुकाबले में स्पार्क लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और GMD नोएडा के सभी खिलाड़ियों को 102 रन पर ऑल आउट कर दिया। आपको बता दें 102 रन पर आउट कर दिया। अमर चंद्रा ने 24 रन बनाए। वहीं स्पार्क लखनऊ की तरफ से अविनाश यादव ने 3, तौसीफ अली और शिवम यादव को 2-2 विकेट मिले। लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्पार्क लखनऊ की टीम मनीष कुमार के धारदार गेंदबाजी और 4 विकेट के बदौलत टिक नहीं सकी। सभी खिलाड़ी 101 रन पर आउट हो गए। इस प्रकार से GMD नोएडा ने इस मुकाबले को 1 रन से जीत लिया। स्पार्क लखनऊ की तरफ से प्रिंस यादव ने 34 और फैजान खान ने 29 रन बनाए। आज के मैच के मैन ऑफ द मैच GMD नोएडा के कप्तान मनीष कुमार रहे। वहीं फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार अविनाश यादव को मिला। आज के मैच के मुख्य अतिथि GTV हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव व विशिष्ट अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता सुमंत तिवारी मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस लीग में के न्यूज इंडिया मीडिया पार्टनर है। यह जानकारी CPL कमिश्नर नीरज वर्मा ने दी। तो देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड में आचार संहिता के बीच नियामक आयोग द्वारा राज्य में बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। कांग्रेस का आरोप है कि ऊर्जा प्रदेश में बीजेपी सरकार लगातार बिजली की दरों में बढ़ोतरी करके अपनी मनमानी कर रही है। हमारा विरोध प्रदर्शन है ये राज्य सरकार ने, अभी देखिए लोकसभा चुनाव है, रिजल्ट भी नहीं आया है और राज्य में आचार संहिता आदर्श संहिता विद्यमान है। पहले तो कोई ऐसे निर्णय ही नहीं लिए जाने चाहिए, लेकिन आज राज्य सरकार की हठ धर्मिता, जो ये लोग आज जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, छलावा करने का काम कर रहे हैं। 7% लगभग बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई। हम उत्तराखंड को, देश उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जानता है। हम अन्य राज्यों को बिजली देने का काम कर रहे हैं। यहाँ की सरकार, यहाँ की ट्रिपल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन इसलिए जोड़ रहा कि निगम में भी इनकी सरकार थी, अभी निवर्तमान है। और इन लोगों ने जो है पुनः बिजली का जो बोझ है, निम्न मध्य वर्ग इतना बिल कहाँ से भरेगा, गरीब आदमी इतना बिल कहाँ से भरेगा। लोगों के बिल 1000, 2000, 10,000, 20,000 के बिल आ रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। विकास नगर के एक चर्चित व नामी निजी स्कूल में छात्रा के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला सामने आया है। इस मामले का पता 5 साल बाद तब चला जब बाल आयोग की टीम ने इस स्कूल का औचक निरीक्षण की कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद इस नामी स्कूल के साथ ही आसपास के अन्य स्कूलों में हड़कंप की स्थिति बन गई। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की
अध्यक्षा डॉक्टर गीता खन्ना अपनी टीम के साथ विकासनगर शहर के नामी स्कूल सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची, जहां उन्हें स्कूल में साफ सफाई, छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर तमाम खामियां मिली। साथ ही इस निरीक्षण के दौरान स्कूल की एक छात्र के साथ शिक्षक द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। हमने उसको उल्टा करके उसमें से कंप्लेंट निकाली तो 2019 की कंप्लेंट निकली, 2020 की कंप्लेंट निकली और उसमें से सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी कंप्लेंट निकली, जिसमें उस बच्ची ने प्लीड कर रखा है कि हमें इस अमुक टीचर से बचाया जाए। अभी मुझे पता करना होगा कि क्या वो टीचर आज भी इस विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं। पोस्टर्स में हमें मदर मेरी सर्व जगह नजर आई, हम उनको नमन करते हैं, वो आदरणीय हैं। पर हमारे पास कुछ और आदरणीय मदर्स फिगर्स भी हैं। सरस्वती माँ है, हमारी भारत माँ है। और शिक्षा के संस्थान में जब मैंने बच्चों से बात करी कि क्या आपने कभी वंदे मातरम इस विद्यालय में बोला है, तो उन्होंने मना किया। अब रुक रहे हैं अगली खबर का। विदेशी कॉल को इंटरनेट के माध्यम से भारतीय नंबरों पर डाइवर्ट कराने वाली कंपनी का एसटीएफ उत्तराखंड में भंडाफोड़ किया है। दरअसल मामले में कुछ समय पूर्व बांदा कारागार वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज को देहरादून के लैंडलाइन नंबर से जान से मारने की धमकी दी गई, क्योंकि इसकी लोकेशन देहरादून पाई गई। इस पर एसटीएफ उत्तराखंड ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें जानकारी मिली कि स्पेक्ट्रम इन्फोवेव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के द्वारा ये सब ऑपरेट हो रहा है। ऐसे में कुछ समय बाद ही इसके मालिक अनुराग गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली खबर रुद्रप्रयाग से, जहां केदार घाटी के गुप्त काशी के निकट देवर गांव में महिला को पत्थरों से कुचलकर मौत के घाट उतारने के आरोपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने महिला के सिर और अन्य हिस्सों में पत्थरों से अनेक वार किए थे, जिस कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। महिला के परिजनों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई थी। 3 से 4 दिन के अंदर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। आरोपी महावीर सिंह कठैत रुद्रप्रयाग जनपद के ही बिजराकोट गाँव का निवासी है। घास लेने जाती थी और ये व्यक्ति जो है ये भी घोड़ा खच्चर के जो है वहाँ पे चलाता था। वो जब महिला उसको अकेले में मिली तो उसने अपने उससे कुछ प्रेम का जो है वहाँ पे ये किया था, बट उस महिला ने इसमें नाराज़गी व्यक्त करते हुए गांव में जो है सूचना देने की बात कही थी। तो उसमें घबरा के जो है आवेश में आके इस महिला के ऊपर इसने वार किया और इस वजह से इस महिला की जो क्या मैडम ये कर रहा था पहले से, कितने दिन से ये इनका नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। ऐसा इसने कोई भी इसमें जांच में ये चीज़ नहीं आई है। उस दिन ये महिला उसको मिल गई तो उसने जो है उसको। अब बढ़ेगा अगली खबर की ओर। गर्मी का पारा चढ़ते ही पानी का संकट भी गहराने लगा है। गौला का जलस्तर कम होने से बैराज से मिलने वाले पानी का प्रेशर भी कम हो जाता है, जिससे शहर के आखिरी छोर वाले घरों व ऊंचाई पर स्थित घरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता है। डमुआ डूंगा, भजूनिया, हल्दू, गौजा जाली, तल्ली, हल्द्वानी, इंद्रनगर, रजपुरा और आदि क्षेत्रों में पानी की सबसे अधिक दिक्कतें होती हैं। इस साल पर्याप्त बारिश न होने के कारण गौला के जलस्तर में अप्रैल से ही काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे पेयजल संकट के साथ ही सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में लगातार कमी हो रही है। वर्तमान में हमारे समस्त नलकूपों से सुचारू रूप से हम लोग जलापूर्ति कर रहे हैं और हमने एक व्यवस्था के लिए जहाँ समस्याग्रस्त क्षेत्र आ रहे हैं 10 विभागीय टैंकर और 2 प्राइवेट टैंकर के माध्यम से भी पेयजल का वितरण कराया जा रहा है। और साथ ही जो नलकूप है उनमें अगर मोटर पंप में खराबी आती है तो स्पेयर पंप की व्यवस्था भी कर ली गई है। जो 35 mld की हमारी क्षमता है प्लांट की, तो वर्तमान में हमें बैराज से उसके अनुरूप पर्याप्त पानी मिल रहा है अभी। और जैसे जो हमारे इस हल्द्वानी महानगर में कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ के टेल एंड के जो क्षेत्र हैं वहाँ जिसमें तुम्हें समस्या आती है पानी की, तो हम लोग उन पे रोस्टिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं। साथ में जहां अचानक समस्या आ रही है टैंकर से भी पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।